नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर चुनाव होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं और वही सरकारें इस देश को चलाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव करवाने वाली जो प्रक्रिया है, जो संस्था है, क्या वो अपने आप में निष्पक्ष है या फिर वहां बैठे अधिकारी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं और कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने आप में दूषित हो जाती हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। और अब जब ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाकर कुछ इसी तरह की बहस करने को तैयार नजर आ रही हैं। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, पश्चिम बंगाल को लेकर जो खबरें आ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे, नियुक्ति हो गई है। रूपा गांगुली जो है वो डेप्यूटी सीएम होने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी अब क्या करेंगी, क्योंकि वो तो कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उनके ट्विटर हैंडल पर अब ये भी खबर चल रही है कि अभी तक लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। तो अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी खुद को बंगाल का मुख्यमंत्री मान रही हैं, लेकिन ये व्यवस्था उनको मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर वो किस न्याय की उम्मीद कर रही होंगी, क्या कुछ इस परिप्रेक्ष्य में आप देख पा रहे हैं सर? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना चाहिए कि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। वो कैसे हारी है, क्यों हारी है, कितने मतों से हारी है, किस षड्यंत्र से हारी है, किस पैतरे से हारी है, वो सब चीजें पीछे छूट गई हैं। बात यह है कि आप चुनाव हार गए हैं और आपका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, तो आपका कोई औचित्य नहीं बनता है उस पद पर बने रहने के लिए। आप कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, आप सीबीआई डिमांड जांच की मांग करते रहिए और आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, लेकिन सबसे पहले आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उसी टाइम जब आपको आभास हो चला था चीजों का, उसी टाइम दे देना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा, और अभी भी मैं पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि जब विपक्ष के लोगों को पता है कि वो चुनाव जीत ही नहीं सकते, उनके खिलाफ तमाम शाम दाम दंड भेद, तमाम एजेंसियां, तमाम चुनाव आयोग खिलाफ काम कर रहा है, ये बात उनको पता है, तो वो चुनाव का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई शायद यही ममता बनर्जी थी जब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का, अडानी का विरोध कर रहे थे लोकसभा में, तब तो ममता बनर्जी उनके साथ आई नहीं, तब तो विपक्ष कहीं और दिख रहा था। जब केसीआर ने कहा कि भाई विपक्ष को मजबूत करने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सब लोग एक फ्रंट पे आए, एक साथ आए, तब तो ममता बनर्जी और बाकी लोग ने उनकी सुनी नहीं, वो भी हार के बैठ गए। उसके बाद फिर आप देखेंगे भाई, चाहे केजरीवाल की बात हो दिल्ली में, केजरीवाल के साथ भी बाकी लोग नहीं आए। दूसरी बात, अभी आपने बिहार में देखा, लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा अकेले लड़ रहे थे, कोई उनके साथ नहीं आया, तो वो भी हार के बैठ गए। उसके बाद उड़ीसा में जो क्षेत्रीय दल था, सारे छत्रप जो है एक एक करके खत्म हो गए, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में थे। आप स्टालिन को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, और अगला नंबर उत्तर प्रदेश में अखिलेश का भी, यही भी मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर यही हाल रहा तो ये तरीका ये है कि सब एक एक करके निपटा दिए जाएंगे। आप किसी एक मुद्दे को लेके साथ चलते ही नहीं है, सबकी अलग अलग ढबड़ी, अलग अलग ढोल बज रहे हैं। जब आप अलग अलग ढोल बजाएंगे तो आप कैसे सरकार के या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को रोक पाएंगे? अब वो कैसे चुनाव जीते हैं, नहीं जीते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो चुनाव जीत चुके हैं, वो अपनी सरकार बना रहे हैं। आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है, आप लड़ते रहिए, आप सड़कों को उतरिए, विरोध प्रदर्शन करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले बहुत सारे हैं। एसआईआर का मुद्दा बहुत वाजिब मुद्दा है, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप उस दिन क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में? आप उस दिन क्यों नहीं एक साथ आए? सारे विपक्ष ने उस दिन क्यों नहीं विरोध किया जब कानून में बदलाव लाके 2023 में
जो चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया थी उसको सरकार ने बदल दिया। तब आप लोग कहां थे? अब आप ये बताइए कितना हास्यास्पद है कि भाई सत्ताधारी दल के 2 व्यक्ति रहेंगे और एक विपक्ष का रहेगा, तो उसका कोई औचित्य है? एक चीफ जस्टिस को इसलिए रखा गया था कि चीफ जस्टिस अलग से बिल्कुल एक अलग स्तंभ है, और एक सरकार का व्यक्ति है, एक विपक्ष का व्यक्ति है और एक चीफ जस्टिस है, तो तीनों मिलकर चुनते थे। हालांकि तब भी कहीं ना कहीं हमने आज तक जितने चुनाव आयुक्त देखे हैं वो सरकार के ही चुने गए हैं, और कई लोगों ने सरकार के लिए काम भी किया है, वो अभी भाजपा की सरकार में उससे पहले भी होता रहा है। लेकिन अब तो आपने खुलेआम ही सारी चीजें कर ली, हमने कहा जरूरत ही नहीं हमें चीफ जस्टिस की या तीसरे व्यक्ति की। अब जब ये हो गया, और उस दौरान राहुल गांधी ने कहा भी था कि मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, मैं विरोध करूं ना करूं, उससे फर्क क्या पड़ना है भाई? 3 लोगों को मिलकर चुनना है, और 2 लोग अगर एक व्यक्ति के ऊपर यस कर देते हैं तो मेरे विरोध करने से भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में विपक्ष ने क्यों आवाज नहीं उठाई? ऐसे में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया? ऐसे में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन सड़कों पर क्यों नहीं किया? तो इसका जिम्मेदार तो विपक्ष है, वो भुगते। तो ऐसी एक चीज नहीं है। की सुनवाई सर चल रही है, इस मामले को लेकर कई लोग पहुंचे हुए हैं याचिकाकर्ता की ये दलील है सीधे तौर पर कि ये कानून बिना किसी संसदीय बहस के पहली बात तो पारित किया गया, और ये चुनाव निकाय पर सरकार के पूर्ण प्रभुत्व का रास्ता भी साफ करता है। ये बातें कोर्ट में कही गई हैं, तो अपने आप में सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या उस नजरिए से देखेगा जिस नजरिए से विपक्ष देख रहा है? नहीं, देखिए हिमांशु, आपको ये देखना चाहिए कि सब अपने अपने तरीके से अपने अपनी चीजों को देख रहे हैं। कई बार आरोप जो है कोर्ट पे भी लग रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, वो जनता के सामने है। लेकिन यहां हम बात विपक्ष की कर रहे हैं कि क्या विपक्ष ईमानदार है? क्या विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है विपक्ष? हमें तो विपक्ष में भी गड़बड़ लग रही है ना। मैंने सवाल आपसे एक पूछा है कि राहुल गांधी जब कई सारे विषयों पे लोकसभा के पटल पे बहस करते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, तो कई विपक्षी दल जो है, जो छोटे दल हैं, वो बाहर चले जाते हैं, वो उनके साथ नहीं आते। क्यों? और अगर आप बटे हुए हैं और आप कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे हैं तो फिर एक एक करके आप निपटेंगे, क्योंकि आज सत्ताधारी दल इतना मजबूत है कि कोई भी एक दल उसके सामने टिक नहीं पाएगा। एक तो ये कहानी है, और दूसरी कहानी मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको भी समझ में आ गया है कि जब तक ये क्षेत्रीय छत्रप समाप्त नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का उज्जवल भविष्य नहीं होगा। तो कांग्रेस भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी इतना कीचड़ फैलाए कि कई जगह उनका कमल खिल जाए, और जब वो कमल खिल जाएगा फिर वो कमल मुरझाएगा। तो जब वो कमल मुरझाएगा तो फिर वहां हाथ का पंजा काम करेगा। इस रणनीति पे कहीं ना कहीं कांग्रेस चल रही है, चाहे आप दिल्ली के केजरीवाल के इलेक्शन में देखें, और चाहे आप बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के इलेक्शन में देखें, और चाहे अभी आपने रिसेंटली वेस्ट बंगाल के चुनाव में देखा हो, तो मुझे राहुल गांधी की रणनीति कुछ अलग दिखाई दे रही है। क्या वो कांग्रेस के भविष्य को लेके इस तरह की रणनीति बना रहे हैं? कई सारी चीजें ऐसी कांग्रेस में एकाएक दिख रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ये चाहते हैं कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप है वो निपटे, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां फिर आपस में चुनाव लड़ती रहे। क्योंकि जहां जहां दोनों पार्टियां हैं वहां वहां कांग्रेस को मौका मिल जा रहा है। चाहे आप कर्नाटक देखिए, चाहे आप हिमाचल देखिए। अभी आपने अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को साफ करती है तो जाहिर सी बात है वहां कांग्रेस के लिए बड़ा एक मैदान खाली हो जाएगा, और कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में कांग्रेस की संभावना है कि वो चुनाव जीत जाए। तो इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये अगर समाप्त होते हैं तो कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये लड़ाई है कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किस तरह से हो और चुनाव किस तरह से वो प्रभावित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ पारदर्शी नजर नहीं आ रहा है। अब पारदर्शी क्यों नहीं नजर आ रहा है? सवाल पूछे जा रहे हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है।
अब कहा गया कि भैया सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दीजिए, तो चुनाव आयोग जो है वो सोए हुए हैं। उनको जैसे मतलब ही नहीं है कि उन्होंने एक बार चुनाव करवा दिया पश्चिम बंगाल का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई है, तो उनकी सारी भूमिका वहां पे खत्म हो गई है। कोई विपक्षी दल उनसे कुछ पूछ रहा है, कुछ जवाब चाहता है, तो कोई कुछ नहीं देगा। तो ये जो पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा बेचैन कर रही है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे ये खाली चुनाव आयोग की बात नहीं है, जो दूसरी संस्थाएं भी हैं, अगर वहां भी आप कुछ पूछना ताछना चाहते हैं तो वहां से भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड आए थे, जो चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे, तमाम पार्टियों को मोटा पैसा आ रहा है। जब कोई आरटीआई लगाता है, किसी बैंक से पूछता है, सरकार से पूछता है, कोई जवाब नहीं आता है। आप चुनाव आयोग को आरटीआई लगाइए, चुनाव आयोग के सामने कोई घटना हो, चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आता है। क्या चुनाव आयोग का इस बात पर जवाब नहीं आना चाहिए कि चुनाव से जस्ट पहले आप हजारों रुपए मतदाता के अकाउंट में भेज रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह आप भेज रहे हैं कि जब एक पहले चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, और उनको फिर दे रहे हैं आप। इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपकी कोई सरकारी योजना भी है तो 5 साल में क्यों नहीं दिया आपने? आपको चुनाव के पहले ये चीजें याद आ रही हैं, इस पे क्या चुनाव आयोग को नहीं पूछना चाहिए? तो चुनाव आयोग को तो बहुत सारे सवाल उठाने चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। तो चुनाव आयोग कैसे करेगा, उसी पर तो हम बहस कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की नियुक्ति किस प्रकार से हुई है। चुनाव आयोग की नियुक्ति जो हुई है, उसके पहले और उसके बाद और अभी वो मलाई कहाँ जा रही है, वो क्या होगा, वो चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद क्या करेंगे। तो इसलिए क्या है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कंप्रोमाइज है, तो हो सकता है इसीलिए हो, तो उसको अपना भविष्य नजर आ रहा हो। क्योंकि आज से पहले भी जो कई चुनाव आयुक्त रहे हैं, सरकार के फायदे उन्होंने लिए हैं। कांग्रेस के जमाने में ही एक चुनाव आयुक्त थे, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। केंद्रीय खेल मंत्री आप इसीलिए बने हैं कि आपने खेल अच्छा खेला चुनाव में, तो आपको खेल मंत्री बना दिया। तो क्या पता इनका नंबर भी कहीं खेल मंत्रालय में चल रहा हो या बाकी जगह कुछ चल रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इनसे आपको कोई उम्मीद होनी चाहिए और कोई एक्शन होगा, कोई एक्शन अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है कि लोग कंप्रोमाइज हैं। कहाँ हैं, कौन कौन है, सब आपके सामने। अच्छा सर, ये भी है कि चुनाव आयुक्त को लेकर, उसकी निष्पक्षता को लेकर हम बात कर रहे हैं। 2023 से पहले भी तो चुनाव होते रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन अब जो खेल हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है, या फिर वो मतलब जो प्लेइंग लेवल फील्ड होती है जो, वो अब बिल्कुल भी बराबर नहीं रह गई है। मतलब उसको इस तरह से आप कर देंगे कि मतलब हमारी चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा, कुछ वैसा बना दिया गया है। चुनाव होते रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी को सिंपैथी के नाम पर वोट मिल रहा था, पहले भारतीय जनता पार्टी को वादों के नाम पर कि चुनावी लॉलीपॉप के नाम पर मिल रहा था। अब जो वोट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इन सारी अव्यवस्थाओं के चक्कर में मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। नहीं, इसमें हिमांशु अगर आप देखेंगे 2024 का जो चुनाव हुआ था, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को एक शिकस्त मिली, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अब की बार 400 पार कर रही थी और 240 पे रह के मुश्किल से जान बची है, और कई जगह अगर वो सीढ़ियां नहीं होती, कंप्रोमाइज नहीं होते, तो शायद 240 भी नहीं पहुंच पाते। तो फिर ये पैंतरा बदला गया, और उस पैंतरे के तहत फिर कुछ नई चीजें जोड़ी गई। अब जैसे एसआईआर का मुद्दा है, ये 2024 से पहले तो था नहीं, तो बाद में ही आया है। तो इस तरह की चीजें लाई गई कि नया पैंतरा क्या हो कि जिससे चुनाव जीते जा सके। अब आप दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिए कि एसआरआई की प्रक्रिया आप चला रहे हैं चुनाव से चंद रोज पहले, चंद महीने पहले, इतनी भी क्या जल्दी है आपको। और आपने उसमें फिर क्या किया कि 27 लाख लोगों का अभी तक निर्णय भी नहीं हुआ और चुनाव आ गए। ऐसे में क्या चुनाव होना चाहिए? हमने तो ये सुना है कि चुनाव आयोग का नारा है कि एक एक वोट बड़ा कीमती है, और जब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट से कितना अच्छा जवाब लोगों को मिलता है, अरे बोला कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं डाल पा रहे तो अगली बार वोट डाल लेना। हमने तो ये सुना है कि कोर्ट ये कहती है कि 100 दोषी बरी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उस निर्दोषी व्यक्ति का क्या करेंगे जिसको वोट डालने का हक उसका है और उसका हक आपने छीन लिया? तो क्या कोर्ट सही निर्णय ले रहा है? ये तो कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठ रही है। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर कैसे आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि सब सही हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब सच हो रहा है? क्यों ना जाए ममता बनर्जी कोर्ट, क्यों ना करे विरोध ममता बनर्जी जब इस तरह की चीजें आंखों के सामने दिखाई दे रही हैं? आपने नहीं देखा कि जिस तरह से आपने लोगों को भेजा है, सरकारी अधिकारियों को भेजा है, आपने जिस तरह की पैंतरेबाजी धरातल से लेके ऊपर तक की है, वो लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी अपनी लड़ाई लड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक दल है, वो भी पैंतरेबाजी कर रही है। पहले भी चुनाव जीतने में उन्होंने भी किया होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस हद तक चीजें अभी हो रही हैं, जो आंखों के सामने दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और ये अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं इसके बड़े नुकसान हम आने वाले समय में देखेंगे। और ये तो देख ही रहे हैं सर, तमिलनाडु में किस तरह से खेल करने की कोशिश की जा रही है। कभी कहा जा रहा है AIADMK और DMK मिलकर जो है सरकार बना लेंगे, कभी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। राज्यपाल जो है विजय को, जो 108 सीटें जीतकर आए हैं राज्य में, बहुमत से 10 कम है उनके पास, उनको जो है मौका नहीं दे रहे हैं कि भाई आप जाइए फ्लोर में जाकर टेस्ट कीजिए जाके कम से कम। देखिए हिमांशु, अगर आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां पे 107 सीटें उनकी आई हैं और वो सबसे बड़ा दल है। गवर्नर को चाहिए था कि उनको आमंत्रित करके उनको सरकार बनाने का न्योता देते और उनको एक समय दे देते कि भाई इसमें आप फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राज्यपाल एक्टिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्र के इशारे पे वो हो रहा है। और दूसरा, जिस प्रकार से आप AIADMK और DMK मिलकर सरकार बना रही है, ये जो मीडिया चला रहा है किसके इशारे पर सगुफे छोड़े जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक रूमर फैलाया जा रहा है। आज लोग सड़कों पे उतर गए हैं वहां पे तमिलनाडु में, टीवी के, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह की बात होती भी है और ये दोनों दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो हम इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा सब लोग देंगे। तो उससे क्या होगा? तो आप क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं तमिलनाडु का? अगर तमिलनाडु के लोग सड़कों पे उतरेंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो सेंटिमेंटल लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में अगर उन्होंने वोट दिया है, उस वोट को अगर नहीं सरकार मान रही है, सरकार उसके साथ भी पैंतरेबाजी कर रही है, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे अगर इस तरह का वहां होता है। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल को परिस्थितियों को देखते हुए आमंत्रित करना चाहिए, जो बड़ा दल है उसको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय ने जो है 118 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पा लिया है जहां तक, और जो है अब शायद जो है परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी। लेकिन ये जो सियासी ड्रामा हुआ, ये जो सियासी तौर पर खींचतान हुई, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब 4 दिन से आप जो है इसी बात में लगे हुए हैं, इसी बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। मतलब ये कहां तक उचित है? हालांकि इससे पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं। हिमांशु, अगर आप देखेंगे, देखिए अब माना यह जाता है कि केंद्र सरकार का टूल होता है राज्यपाल, और वो केंद्र सरकार के इशारे पे वहां काम करता है। और जहां जहां केंद्र में जिस दल की सत्ता है, वही सत्ता अगर राज्य में उसी पार्टी की है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई सत्ताधारी दल केंद्र में है और उससे किसी दूसरी पार्टी की सरकार राज्य में है, तो वहां राज्यपाल बहुत सारे अड़ंगे लगाता है और वो दिक्कतें पैदा करता है। इसीलिए विपक्षी दल हमेशा मांग करता रहा है कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए। और राज्यपाल हमेशा वहां पे पैंतरेबाजी करता है अपनी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए, भले ही वो किसी पार्टी का अंग ना हो, भले ही ये माना जाता हो कि भाई अब ये संवैधानिक पद पे हैं, अब ये किसी पार्टी से जोड़ के इनको नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कहने भर के लिए है, काम वो पार्टी के इशारे पे ही करते हैं। चाहे आप बंगाल के उससे पिछले राज्यपालों को देखिए और चाहे अभी आप तमिलनाडु के राज्यपाल को देखिए, वो जताता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से आपका कोई संबंध नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो दिख तो रहा है कि आपका संबंध है, क्योंकि उसी इशारे पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
अगर ये परिस्थितियां इस तरह की बनती हैं और ये चीजें बाहर आती हैं तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र प्रभावित होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।